मेरे बच्चे, हम जानते हैं कि फ्रांस में 3 क्रांतियां हुई और तीनों क्रांतियों ने यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास को बहुत बड़ा बढ़ावा दिया। इन क्रांतियों की बहुत बड़ी भूमिका रही। सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि क्रांति है क्या। आप समझ रहे होंगे क्रांति का मतलब मार काट हिंसा। जी नहीं, क्रांति का अर्थ है किसी भी क्षेत्र में सकारात्मक बहुत बड़ा परिवर्तन, बदलाव। किसी भी क्षेत्र में जब बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, बदलाव आता है, तो ऐसे बदलाव को हम क्रांति कहते हैं। जैसे हरित क्रांति, कृषि के क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन। संचार क्रांति, सूचना के क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन। तो जब किसी भी क्षेत्र में सकारात्मक, पॉजिटिव, बहुत बड़ा चेंजिंग आए, परिवर्तन आए, तो ऐसे परिवर्तन को हम क्रांति कहते हैं। फ्रांस में भी राजतंत्र शासन व्यवस्था थी, निरंकुश शासन था, अव्यवस्था थी। ऐसी अव्यवस्था को समाप्त करने के लिए वहां के राष्ट्रवादियों ने, देशभक्तों ने जिस प्रकार से सामान्य जनता के साथ मिलकर राजतंत्र और निरंकुश शासन के खिलाफ आवाज उठाया, उसके परिणाम स्वरूप जो वहां बदलाव आया, परिवर्तन आया, ऐसे बदलाव को, परिवर्तन को हम क्रांति कहते हैं। तो 1789 की क्रांति आप 9th क्लास में अध्ययन कर चुके हैं। 1789 की क्रांति के बाद वहां बहुत बड़े परिवर्तन हुए और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1789 की क्रांति के बाद नेपोलियन बोनापार्ट 1815 ईस्वी तक शासन करता रहा, लेकिन 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के बाद वियना सम्मेलन हुआ और वियना सम्मेलन के द्वारा एक बार फ्रांस में पुनः बुर्बों राजवंश की सत्ता स्थापित की गई और लुई 18वां फ्रांस का शासक बना। लुई 18वां बड़ा ही योग्य और उदार शासक था। उसने परिस्थितियों को समझा और परिस्थितियों को समझते हुए फ्रांस में शासन करने की नीति अपनाई। उसने समान नागरिक संहिता लागू की, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। दुर्भाग्यवश 1824 ईस्वी में लुई 18वें की मृत्यु हो गई। 1824 में लुई 18वें की मृत्यु के बाद चार्ल्स 10वीं फ्रांस का शासक बना। चार्ल्स 10वीं निरंकुश और प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था। अतः उसने यह घोषणा किया कि लुई 18वें की तरह शासन करने की अपेक्षा मैं लकड़ी फाड़ना पसंद करूंगा। ये बड़े दुर्भाग्य की बात थी। उसके अंदर की इस निरंकुश भावना ने एक बार फिर से क्रांति को बढ़ावा दिया। तो चार्ल्स 10वीं निरंकुश और प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था। तो प्रश्न उठता है कि 1830 ईस्वी में जो क्रांति हुई उसके क्या कारण थे। तो 1830 की क्रांति के ये 5 प्रमुख कारण थे। पहला, चार्ल्स 10वीं की निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासन व्यवस्था। निरंकुश यानी जिस पर जनता का किसी प्रकार का कोई अंकुश यानी नियंत्रण नहीं हो, ऐसी शासन व्यवस्था को हम निरंकुश शासन व्यवस्था कहते हैं। और प्रतिक्रियावादी मतलब किसी भी प्रकार के परिवर्तन का, सुधार का विरोधी। तो चार्ल्स 10वीं किसी भी प्रकार के सुधार का, परिवर्तन का विरोधी था। वह राष्ट्रवाद के विकास को बढ़ने नहीं देना चाहता था, इसलिए उसे और उसकी नीतियों को निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासन व्यवस्था कहा गया। उसकी निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासन व्यवस्था ने फ्रांस में एक बार फिर से लोगों में असंतोष की भावना उत्पन्न की। दूसरा कारण था राष्ट्रवाद की भावना को कुचलने का प्रयास करना। चार्ल्स 10वीं ने राष्ट्रवाद की बढ़ती भावना को कुचलने का प्रयास किया। और तीसरा, उसने कट्टर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति पोलिगनेक नामक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया। अब पोलिगनेक कट्टर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति और स्वयं चार्ल्स 10वीं भी कट्टर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति, दोनों प्रतिक्रियावादी हो गए और किसी भी प्रकार के सुधारों के विरोधी थे दोनों। इसके बाद चार्ल्स 10वीं ने क्या किया? चार्ल्स 10वीं ने लुई 18वें के समान नागरिक संहिता के स्थान पर सामंतों को मतलब अभिजाति वर्ग को, ऊंचे वर्ग को विशेष अधिकार देने का प्रयास किया। इससे सामान्य जनता भड़क उठी
और जब विरोध किया तो इसके परिणाम स्वरूप 25 जुलाई 1830 ईस्वी को चार्ल्स दसम द्वारा 4 अध्यादेश जारी किया गया और 4 अध्यादेश के द्वारा चार्ल्स दसम ने नए चुनाव की घोषणा की और सामान्य लोगों को जो मतदान का अधिकार दिया गया था उसे समाप्त कर दिया गया। केवल वैसे लोगों को ही मतदान का अधिकार दिया गया जो सरकार को कर यानी टैक्स चुकाते थे और संसद को भंग कर दिया गया। तो इस तरह चार्ल्स दसम ने 4 अध्यादेश जारी किया। इससे जनता में असंतोष की भावना भड़क उठी। अतः 28 जुलाई 1830 ईस्वी को वहां की जनता सड़कों पर उतर आई और चार्ल्स दसम और पोलिग्नेक जान बचाकर भाग गए। इस तरह वहां 1830 में बिना बड़े खून खराबा का एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, क्रांति हुई। अब आइए हम इसके परिणामों की ओर चलें। तो 1830 में जो क्रांति हुई उसके परिणाम स्वरूप फ्रांस में बुर्बों वंश का शासन समाप्त हो गया। बुर्बों वंश का शासन समाप्त हो गया। एक नए राजवंश की स्थापना हुई, उसका नाम था आर्लेयंस वंश। क्या नाम था? आर्लेयंस वंश की स्थापना हुई और इसी वंश का, आर्लेयंस वंश का ही व्यक्ति जिसका नाम था लुई फिलिप फ्रांस का शासक बना 1830 ईस्वी में। इस क्रांति ने वियना कांग्रेस के सिद्धांतों को, उद्देश्यों को निर्मूल, बेकार साबित कर दिया। जिस तरह से मेटरनिख ने शक्ति संतुलन की नीति स्थापित की थी उसे बेकार साबित कर दिया, निर्मूल साबित कर दिया। और इस क्रांति ने राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना को एक बार फिर से बढ़ाने का प्रयास किया। तो इस तरह 1830 की क्रांति केवल फ्रांस के ही लिए नहीं, पूरे यूरोप के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ राष्ट्रवाद की भावना के विकास में।